कश्मीर कब्जाने चले पाकिस्तान से छिन जाता लाहौर। आज ही लॉन्च हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसने छेड़ी 1965 की जंग। अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से ही नज़र थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की मदद से कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वहाँ के राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया और भारतीय सेना ने कबाइलियों को खदेड़ दिया। उस वक्त कश्मीर पर कब्जे की पाकिस्तानी हसरत अधूरी रह गई। 1960 के दशक में पाकिस्तान की आस फिर जगी। इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, 1962 में चीन के साथ जंग की वजह से भारतीय सेना पस्त हो चुकी थी। दूसरी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन की वजह से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम बन गया था। इसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये 5 अगस्त 1965 यानी आज से 58 साल पहले लॉन्च हुआ। NIN में जानेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की पूरी कहानी। कश्मीर कब्जाने चले पाकिस्तान से लाहौर छीनने की नौबत कैसे आ गई। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा टापू है। 8वीं सदी में अरब देशों की सेना यूरोप जीतने के लिए पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव यही जिब्राल्टर टापू था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो पूरे स्पेन यानी भारत पर दबदबा बना लेगा। 1950 के दशक में कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान आर्मी के दिमाग में एक आइडिया आया। बेसिक प्लान था घुसपैठ करके हमला। ऑपरेशन जिब्राल्टर अय्यूब खान के दिमाग की उपज थी और उन्होंने ही जनरल मलिक को आदेश दिया था कि इस बारे में सेना अध्यक्ष जनरल मूसा को भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाए। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी मिलिट्री एक तरफ 40,000 लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी और दूसरी तरफ इन लोगों को घुसपैठ कराने के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही थी। इसी दौरान दिसंबर 1963 में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह से कुछ पवित्र अवशेष गायब होने से अशांति फैल गई। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान कुछ लोगों की घुसपैठ कराने में कामयाब रहा। ऑपरेशन जिब्राल्टर में शामिल लोगों को 2 काम दिए गए। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा, भारतीय सेना की अहम पोस्ट और चोटियों पर कब्जा करना। ऑपरेशन जिब्राल्टर के लड़ाकों को 6 समूहों में बांटा गया था और उन्हें मुस्लिम योद्धाओं के कोड नेम दिए गए थे: तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन, गजनवी और बाबर। सभी समूहों को पाकिस्तान के एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक ऑफिसर दिया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले सैनिकों की संख्या करीब 5,000 थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 30 से 40,000 ये संख्या हो सकती है। असली संख्या का पता आज तक नहीं चल सका। 5 अगस्त 1965 को जिब्राल्टर फोर्स ने घुसपैठ की। उसी रात जम्मू के गलोटी इलाके में एक भारतीय गश्ती दल पर 70 जिब्राल्टर सैनिकों ने हमला किया। गुलमर्ग के पास पीर पंजाल पर भी भिड़ंत हुई। खालिद फोर्स ने 4 कुमाऊं रेजिमेंट के बेस पर हमला किया तो सलाउद्दीन फोर्स श्रीनगर में दाखिल हो गई। 5 अगस्त 1965 को गुलमर्ग के पास मोहम्मद दीन अपनी भेड़ें चरा रहे थे। अचानक से उनके पास हरी सलवार कमीज पहने 2 अजनबी आए और 400 रुपये देकर पूछा कि क्या इस इलाके में भारतीय सेना की कोई चौकी है। उस समय जम्मू के मेढ़र इलाके में स्थानीय वजीर मोहम्मद से यही सवाल पूछा गया। दोनों ने ही इसकी जानकारी फौरन भारतीय सेना को दे दी। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह ने माना कि कागज पर ऑपरेशन जिब्राल्टर जबरदस्त योजना थी, लेकिन इसे लागू करने में कई गलतियां हो गई। ऑपरेशन में भेजे गए कई सैनिक सर्दी में मर गए। कुछ सैनिकों के पास लड़ाई का कोई मोटिवेशन नहीं बचा। घुसपैठ करके आए कमांडर्स को कश्मीरी तक बोलना नहीं आता था। उन्हें कश्मीर में चलने वाले वजन के पैमानों की जानकारी भी नहीं थी। वे दुकान पर कुछ खरीदने की कोशिश करते तो फौरन पहचान लिए जाते। लोकल कश्मीरी भी उनके खिलाफ थे क्योंकि इस ऑपरेशन का बुरा असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ रहा था। 8 अगस्त को आकाशवाणी ने जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों का इंटरव्यू प्रसारित किए। उन्होंने पूरा प्लान बता दिया।
एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों से भी छुपा कर रखा गया, वो रेडियो पर चल रहा था। पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है, तो उसने तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग की शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1965 शाम के 4 बजे का वक्त। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कमरा नंबर 108 में हलचल थी। तब के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान यहीं रहते थे। वे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी सेना प्रमुख चौधरी और एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह दाखिल हुए। वहां डिफेंस सेक्रेटरी पहले से मौजूद थे। वो लोग कहने लगे कि जंग शुरू हो चुका है। अभी रिपोर्ट आई है, छम सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी भारत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चौहान से कहा कि हमें जवाब देना होगा। देर की तो रात हो जाएगी और हमारी सेना रात में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक ले जाने में वक्त लगेगा। अर्जन सिंह बोले, एयर ऑपरेशन। चौहान ने पूछा, आपको एयर ऑपरेशन पर कॉन्फिडेंस है? अर्जन सिंह बोले, एयरफोर्स इसीलिए है, आप ऑर्डर दें तो हम तैयार हैं। चौहान बोले, कितनी देर लगेगी? अर्जन का जवाब आया, 5 मिनट में आदेश चाहिए। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन वो उस वक्त पार्लियामेंट में थे। वो फौरन लौटे और अर्जन सिंह से बोले, मैं एयरफोर्स को छम सेक्टर में अटैक का आदेश देता हूं। रक्षा सचिव PVR राव ने मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। समय था शाम 4:45। ठीक 1 घंटे बाद 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के 8 वेम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के जंग की औपचारिक शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1965 की रात प्रधानमंत्री के कार्यालय 10 जनपथ में उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने ऑफिस के कमरे में तेजी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। शास्त्री के उस वक्त सचिव रहे CP श्रीवास्तव ने अपनी किताब ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है, शास्त्री इस तरह तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। 2 और 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने की योजना को अमली जामा पहनाया। यानी अखनूर में पाकिस्तान के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए भारत ने एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया। पहले तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिम क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन का कोड वर्ड था बैंगल। पाकिस्तान को इसकी भनक न लगे, इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला में पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होते ही हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद तय वक्त पर भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन, दोगाइच और वाहगिरियान पर कब्जा कर लिया। डोगराई लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पाकिस्तान की डोगराई सामरिक रूप से अहम है। वजह GT ट्रंक रोड है जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। डोगराई में GT ट्रंक रोड के बीच इच्छोगिल नहर है। पाकिस्तान की सेना ने 1950 में इसे बनाया था ताकि इधर से लाहौर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी 2 कंपनियां डोगराई में तैनात कर रखी थी। 13 नंबर मील के पत्थर पर 2 और कंपनियां मौजूद थीं। नहर के मुहाने पर हर कदम पर 8 मशीन गन तैनात थी। भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तान फौज की दोगुनी संख्या थी। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारत ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। अगले 1 दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और जंग खत्म हुआ। भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। भारत के 2735 और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही देश अपने सैनिक मकसदों को पूरा करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था, मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं। तो ये थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल नगर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।